ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। एक आलीशान कमरे में एक लड़की जो बेड पर लेटी हुई थी, उसकी धीरे धीरे आंख खुलती है और एकटक ऊपर सिलिक को देखती रहती है। यूरोपीय महल, यूरोपीय महल। वो कोई और नहीं चाहत थी। इस समय में कहा हूं, मैं तो मर गई थी न, तो मैं यहाँ अपने कमरे में क्या कर रही हूँ? क्या मैं सपना देख रही थी? फेयरफुल नहीं, वो सपना नहीं था। तो क्या मैं बच गई? चाहत ये सोचते हुए बैठ गई। फिर अपने आसपास नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर कैलेंडर पर गई। चेक मार्क। तारीख देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या मैं 5 साल पीछे आ गई हूँ? तभी आपने आपको यकीन दिलाने के लिए मोबाइल के तारीख देखा, टीवी के न्यूज पर तारीख देखा। चाहत को यकीन हो गया कि उसका रिबॉर्न हुआ है। वो भगवान का शुक्रिया करती है और अपने आप से वाद करती है कि इस बार वो खुद के लिए जिएगी। उसे याद आया कि एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बेजान से पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सर से खून निकल रहा था। उसकी बड़ी कत्थई आंखें, छोटा सा नाका, गोला चेहरा, दूध से भी ज्यादा सफेद उसका शरीर। कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। उसकी आंखों के सामने उसका अपना परिवार खड़ा था, उसके 3 भाई, माँ बाप और उसकी सौतेली बहन। उस लड़की ने अपनी लड़खाते हुए जवान से कहा, आखिर क्यों, क्या किया था मैंने जो आप लोग मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं? लाउडली क्राइंग। तभी उसके बड़े भाई रुद्र ने कहा, ये तुम पूछ रही हो जिसने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की, इसलिए क्योंकि वो गोद ली हुई है। तभी उसके दूसरे भाई रेहान ने कहा, तुमने उसके साथ न जाने क्या क्या किया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, पर आज पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। तभी उसके माँ बाप ने कहा, हमें शर्म आती है कि तुम हमारी बेटी हो। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए नफरत थी। तभी वहां पर एक रौबदार आवाज गूंजी, अगर तुम मर भी गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने देखा उसके सामने 2 और आदमी आकर खड़े हो गए। यह कोई और नहीं, उसकी दोनों पति थे। दोनों की हाइट 6 फुट 3 इंच 8 एप्स। दोनों की पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती थी, पर कितना था उसे, लड़की के पहले पति आंखें ब्लू और दूसरे पति की आंखें काली थी, छोटा सा भूत। तभी उसकी सौतेली बहन दौड़ के उन दोनों के गले लग गई और उन लोगों ने झट से अपने सीने में छुपा लिया। तुमने हमारी जान की जान लेने की कोशिश की, छोटा सा भूत। इसका खामियां आज तुम्हें बहुत बड़ा भुगतना होगा। यह आवाज उसे लड़की के दूसरे पति की थी। इतना सुनते ही वो बेजान सी लड़की के आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने तुम दोनों से अपने जान से भी ज्यादा प्यार किया। एक बार मेरा भरोसा तो किया होता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी उसकी सौतेली बहन राही उनके सीने से अपना सर निकालकर बोली, चाहत आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी। आप कहती तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाती। इतना कहकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके छोटे भाई, जिसका नाम अतुल था, उसने कहा, प्लीज गुड़िया शांत हो जाओ, आप बीमार पड़ जाओगे। रश्ड फेस। तभी चाहत के पहली पति ने कहा, हाँ प्रिंसेस, आप शांत हो जाए, आप बीमार पड़ जाएंगे। चाहत ने रोते हुए राही को देखा, जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में चाहत के लिए चेहरे पर स्माइल विद हॉर्न्स डेविल स्माइल थी। चाहत अंदर से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम सबको अपने जान से ज्यादा चाहा, प्यार किया, पर तुम सब उसके काबिल नहीं थे। अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया तो तुम नई चाहत से मिलोगे, जिनकी दिल में तुम सबके लिए नफरत होगी, केवल नफरत। छोटा सा भूत। चाहत की इतना से बोलने से दोनों के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, कोई अपना उससे बहुत दूर जा रहा हो। तभी चाहत के मुंह से खून निकलने लगा, उसके होंठ नीले पड़ने लगे और धीरे धीरे उसकी आंख बंद होने लगी। ये देखकर राही की डेविल स्माइल, स्माइल विद हॉर्न्स और बड़ी हो गई। हाँ, उसने ही चाहत को जहर दिया था। ये बात कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। उसे याद आया कि आज राही के उस्काने के कारण उसने राही पर हाथ उठाया था, जिसके कारण तीनों भाइयों ने उसे बहुत डांटा था और गुस्से में चाहत ने अपने कमरे में आकर 3-4 नींद की गोलियां खा ली थी। यही सब याद करते हुए चाहत के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, बहुत हो गया ओबरॉय फैमिली और राठौर, अब तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। न कोई मेरा भाई है, न माँ बाप और नहीं मैं किसी की पत्नी। अब तैयार हो जाओ नई चाहत से मिलने के लिए, छोटा सा भूत। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी कोई दरवाजे पर कोई खटखटाने लगा। चाहत ने जैसे ही दरवाजा खोला, उस देखकर उसके आंखों में नफरत उतर आई। चाहत ने जैसे ही गेट खोला, उसके सामने उसका बड़ा भाई रुद्र ओबरॉय था। चाहत की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर रुद्र के दिल में एक टीस सी उठी। वो कुछ बोलने वाला ही था कि तभी चाहत बोल पड़ी। चाहत ने बोला, आपको मुझसे कुछ काम था मिस्टर ओबरॉय? खुद के लिए मिस्टर ओबरॉय? सुनते ही रुद्र को एक झटका से लगा। रुद्र ने कहा, बच्चा ये तुम बोल क्या रही हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। स्मग। मिस्टर ओबरॉय, मैं दुनिया के लिए हूँ। चाहत ने कहा, अगर मुझसे बहस करने आए हो तो मेरा मूड अभी बहस करने का बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर चाहत दरवाजा बंद करने लगी। तभी रुद्र ने कहा, मिस्टर राठौर आए हैं, उन्होंने तुम्हें नीचे हॉल में बुलाया है। चाहत ने कहा, ठीक है मिस्टर ओबरॉय, आप जाइए, मैं भी आता हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ।
एक बार फिर खुद के लिए मिस्टर ओबरॉय सुनते ही रुद्र का दिल में अजीब सा दर्द हुआ। चाहत ने दरवाजा बंद कर दिया था। वो जानती थी आज मिस्टर राठौर क्यों आए हैं, किस काम से आए हैं। इस बार चाहत ने कहा अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। इतना कहकर वो फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने अपने लिए एक लाल रंग का सूट निकालकर उसे पहन लिया। कान में छोटे छोटे झुमके, होठों पर रेड लिपस्टिक, बाल खुला ही छोड़ दिया। इस समय चाहत बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका दूध सा गोरा बदन लाल रंग के कपड़े पर निखार के आ रहा था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आए। नीचे हाल में सबको बैठे पाया। उसके माँ बाप, तीनों भाई और वो चुड़ैल, मेरा मतलब है राही और उसके दोनों हस्बैंड मिस्टर राठौर बैठे थे। उसने खाली आंखों से अपने परिवार को देखा और अपने हस्बैंड को देखा और नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों से उतरती हुई आवाज को सुनकर सभी ने तरफ देखा। इस समय चाहत स्वर्ग से उतरी हुई एक परी लग रही थी। चाहत के दोनों हस्बैंड का दिल जोरों से धड़कने लगा। चाहत के पहले हस्बैंड का नाम आदित्य राठौर और दूसरे हस्बैंड का नाम अद्वैत राठौर है। यह एशिया की सबसे बड़े बिजनेसमैन, साथ ही साथ एक माफिया भी हैं। ये लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं। कोई गद्दारी करे तो उसका नाम और निशान मिटा देते हैं। वैसे इन दोनों को लड़कियों से बहुत नफरत है। अगर गलती से कोई लड़की इन्हें छू ले तो उसे रातों रात गायब करवा देते हैं। इन्होंने शादी एक ही लड़की से करने का निश्चय किया था। पारिवारिक दोस्ती होने के कारण चाहत की शादी इनसे हो गई थी। वैसे चाहत के मामले में इन दोनों के अंदर क्या फीलिंग्स थी वो आगे पता चलेगा। चाहत जैसे जैसे नीचे आ रही थी उन दोनों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। लेकिन एक बात था, वो दोनों ने चाहत के आंखों में आज खुद के लिए नफरत देख रहे थे, जो वो दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे। चाहत नीचे जाकर एक सोफे पर बैठ गई। चाहत सोफे पर अकेले बैठी थी। उसके सामने एक और बड़ा सा सोफा था, उसे पर उसका परिवार पूरा बैठा था और दूसरी सोफे पर उसकी दोनों हस्बैंड। आदित्य ने एक बार चाहत को देखा, फिर कहा हमें तुमसे डाइवोर्स चाहिए। इन पर सिग्नेचर कर दो या फिर मेरे पास और भी तरीके हैं डिवोर्स लेने के। इतना कहकर आदित्य राठौर ने डिवोर्स पेपर मेज पर रख दिया। तभी अद्वैत राठौर ने बोला जल्दी से इस डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करो, तुम्हारे रोने धोने से यह फैसला नहीं बदलेगा। मेमो मेमो। चाहत अपने खाली आंखों से अपने दोनों हस्बैंड को देख रही थी। वो सोफे पर से उठी और वहां से एक पेन लेकर उसे पर सिग्नेचर चुपचाप कर दिया और कहा कल 10 बजे हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वकील से बात कर रखी है। इतना सुना ही था कि सबकी आंखें हैरानी बड़ी हो गई। फ्लैश्ड। अद्वैत ने सोचा क्या यह वही लड़की नहीं थी जो अटेंशन पाने के लिए ना जाने क्या क्या करती थी। चाहत के चुपचाप डाइवोर्स पेपर साइन कर देने से दोनों भाइयों के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। पता नहीं क्यों पर दोनों मेयों को कुछ कीमती चीज खोने का डर लग रहा था। तभी चाहत की मां ने कहा चाहत क्या तुम मिस्टर राठौर को परेशान करने के लिए कोई और नया योजना तो नहीं बना रही। चाहत ने एक नजर अपनी मां को देखा और बोला नहीं मिसेज ओबरॉय, में कोई बहाना नहीं बना रही। खुद के लिए मिसेज ओबरॉय सुनकर चाहत की मां के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने कहा ये क्या बदतमीजी है चाहत, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। चाहत ने कहा देखिए मिसेज ओबरॉय, में बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। और रही बात अपने आप को मां कहने की, तो जरा बताइए अपने मां का कर्तव्य कब पूरा किया है मेरे साथ। कब मेरे साथ आप बैठी है, कब आप अपने हाथों से खाना खिलाया है, कब मेरे साथ बैठकर 2 बोल बोले हैं, कुछ याद है। तब चाहत मुड़कर अपने दोनों हस्बैंड की तरफ देखकर बोलती है कल याद से 10 बजे कोर्ट आ जाएगा, हमारा तलाक 10 बजे है, मुझे इंतजार पसंद नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और छोड़ गई सबको हैरान। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय एसएस एक्सप्लेनर। राही की चाल। इस समय दोपहर हो गई थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। चाहत, राही और मिस्टर एंड मिसेज ओबराय अपने अपने कमरे में थे और वही रुद्र, रेहान, अतुल अपने ऑफिस गए हुए थे। कार्यालय की इमारत। रुद्र के केबिन में इस समय रुद्र, रेहान और अतुल तीनों थे। रुद्र का केबिन काफी बड़ा और लग्जरियस था। रुद्र कांच के पास खड़े होकर एक तक बाहर की दुनिया को देख रहा था, या यूं कहे कुछ गहराई से सोच रहा था। तभी रेहान झलाते हुए बोला भाई आप कुछ बोलेंगे भी, कब से आपको देख रहा हूं, बस चुपचाप खड़े होकर बाहर देखे जा रहे हैं। तभी अतुल बोला हाँ भाई प्लीज बताइए क्या बात है, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। रुद्र ने केवल एक शब्द कहा हमारी बच्ची। यह सुनते ही रेहान ने बोला क्या हुआ हमारी बच्ची को। तभी अतुल पैनिक करके बोला क्या हुआ। फ्यू, हमारी चाहत को कुछ बात है क्या भाई जो आप हमसे छुपा रहे हैं और हम नहीं जानते। तभी रुद्र ने उन दोनों को देखते हुए बोला कल मेरी बच्ची ने मुझे भाई की जगह मिस्टर ओबरॉय बोला। पेंसिव फेस। शायद हम तीनों ने मिलकर उसे दिन अपने बच्ची को ज्यादा डांट दिया था, या फिर कोई और बात है जो हम नहीं जानते। तभी रेहान बोला भाई उस दिन हमारी बच्ची ने गलत किया था इसलिए हमने डांटा था, हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची गलत रास्ते पर जाए। अतुल ने भी रेहान की बातों में हाँ में हाँ मिलाया। फ्यू। तभी रुद्र ने कहा कल मैंने अपनी बच्ची की आंखों में एक खालीपन और दर्द देखा जो हमारी बच्ची के लिए सही नहीं है। न जाने ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते। अगर यह राही को लेकर बात है तो उसे समझना होगा कि राही भले ही गोद ली हुई हो लेकिन उसे भी हमने अपनी बहन माना है। फ्यू। लेकिन इन तीनों भाइयों को नहीं मालूम था कि उन्होंने आस्तीन का सांप पाल है जो उनकी सौतेली बहन बनाकर रह रही है।
रात का वक्त, इस समय सभी हॉल में डिनर करने के लिए आए। हेड चेयर पर मिस्टर ओबरॉय और उनके बगल में मिसेज ओबरॉय बैठी थी और एक तरफ रुद्र, रेहान और अतुल बैठे थे। उनके बीच की 2 कुर्सियां खाली थी। तभी राही वहां आए और जो 2 कुर्सियां खाली थी वह एक कुर्सी बैठ गई। तभी वहां पर चाहत आई। चाहत को देखकर रुद्र ने अपनी बगल की कुर्सी को आगे किया, ये सोचकर कि हर बार की तरह चाहत उसके पास में बैठने के लिए जिद करेगी, पर उसके उलट चाहत उन लोगों के उल्टे डायरेक्शन मतलब सामने जाकर बैठ गई। चाहत के तीनों भाई, माँ बाप और राही यह बात नोटिस कर रहे थे। राही ये देखकर खुश हो रही थी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। स्माइल विद हॉर्न्स। पर इस चुड़ैल को कौन बताए कि इस बार सब कुछ उल्टा होगा। सभी ने अपना अपना डिनर स्टार्ट किया। राही ने चाहत को फिर से उस्काने के लिए रुद्र की तरफ देखकर बोली, भाई आज मैं आपके हाथों से खाना चाहती हूँ। और तिरछी नजरों से वह चाहत को देख रही थी। रुद्र, रेहान और अतुल ने भी एक नजर चाहत को देखा, जो चुपचाप वह अपना डिनर कर रही थी, जैसे वहां कोई उसके सिवा है ही नहीं। चाहत को कुछ कहता या करता ना देख राही जल भून गई। राही ने सोचा, आखिर यह आज कुछ क्यों नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। तभी राही ने कुछ सोचा और डेविल स्माइल करने लगी और अपने मन में कहा, आज रात तुम सबकी नजरों में गिर जाओगे मिस चाहत पाउडर। सबने अपना अपना डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। चाहत का कमरा। चाहत अपने बालकनी में खड़ी होकर एक तक चांद को देख रही थी। फिर धीरे धीरे एक खतरनाक स्माइल उसके चेहरे पर उभर आई। उसने कहा, अब मैं वो पहले वाली चाहत नहीं रही। जैसा चाहा वैसा नाचा लिया। आज रात बहुत कुछ बदलेगा। आज तुम चाहत का वो रूप देखोगी कि मेरे खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचोगी कि मैं हूं क्या चीज। इतना कहकर वो एक खतरनाक हंसी हंसने लगी है। वो चाहत थी नहीं जो चुपचाप डिनर कर रही थी, चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कुछ तो अलग था, बहुत अलग, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। रात का वक्त। एक आलीशान विला जितना बाहर से सुंदर उससे कई ज्यादा अंदर से सुंदर था। उसे विला को देखकर ही लग रहा था कि इसकी कीमत अरबों में है। इस विला के अंदर हाल में सोफे पर 2 हैंडसम युवक बैठे थे। उन्होंने ऊपर से कुछ नहीं पहना था, नीचे केवल लोअर पर थे। उनकी पर्सनैलिटी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। वो साक्षात कामदेव लग रहे थे। वो दोनों कोई और नहीं, अद्विक और आदित्य राठौर थे। अद्विक ने आदित्य को देखते हुए बोला, क्या जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं? पता नहीं क्यों पर जैसे दिल बेचैन सा है। दिल कुछ अनहोनी होने का डर हो रहा है। क्या हम अपनी बच्ची अपनी जान से डिवोर्स लेकर सही कर रहे हैं? अद्वैत की बात सुनकर आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, इस वक्त अपने बच्ची के लिए यही सही है, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है। इस वक्त कोई हम पर चुपके वार कर रहा है और तुम जानते हो उसका निशान हम नहीं हमारी बच्ची है। बस एक बार वह पकड़ा जाए उसके बाद हम अपने बच्ची को हमेशा के लिए अपने कैद में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, अपनी नजरों के सामने रखेंगे। ऐसा कहते हुए आदित्य की आंखों में चाहत के लिए जुनून, पागलपन, दीवानगी दिख रही थी। छोटा सा भूत। स्माइल विद हॉर्न्स, चुंबन का चिन्ह दिल। वो एकदम साइको दिख रहा था, कोई देखा तो एक बार डर जाता। अद्वैत ने आदित्य को देखते हुए बोला, तुम सच कह रहे हो, हमें अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना है। बस एक बार वो सामने आ जाए तब उसे गिन गिन के बदला लूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर रह रहा हूँ। छोटा सा भूत पाउटिंग। तभी अद्वैत को कुछ ख्याल आया। उसने आदित्य को देखते हुए बोला, कल बच्ची हमसे डाइवोर्स लेने वाली है, उसका क्या? तो आदित्य ने अद्वैत को देखते हुए बोला, कल डिवोर्स होगा दुनिया की नजर में और अपनी बच्ची की नजर में बस, और उसके आगे तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर आदित्य के चेहरे पर एक डेवलर स्माइल थी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। आदित्य और अद्वैत की उम्र 30 साल है और वही चाहत की उम्र 20 साल, रुद्र की उम्र भी 30 साल है, रेहान की उम्र 29 साल, अतुल की उम्र 28 साल और चुड़ैल की उम्र, मेरा मतलब राही की उम्र भी 20 साल है। वैसे राही की भी कुछ सीक्रेट है जो यह आपको आगे पता चलेगा। ओबरॉय मैंशन। राही अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसने कहा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी और बहुत जल्द ओबरॉय मैंशन हमारा होगा, उसकी प्रॉपर्टी हमारी होगी और मिस्टर राठौर की पत्नी भी बन जाऊंगी। बस जितना मैंने तुमसे कहा है तुम उतना करो। आज रात अपने आदमियों को इस मैंशन में भेज देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर राही ने फोन काट दिया और डेविल स्माइल करने लगी। स्माइल विद हॉर्न्स। इस बात से बेखबर की चाहत भी मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। रात के लगभग 2 बजे राही अपने कमरे से निकलकर चुपके से हाल में आ गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सारी लाइट ऑफ थी, एक हल्की सी डीम लाइट जल रही थी। हाल में इस वक्त कोई नहीं था, एक अजीब सी खामोशी थी। रही जल्दी से पीछे के दरवाजे के पास गई और गेट खोल दिया। वहां पर लगभग 4-5 आदमी घर के अंदर आए। उन्हें देखकर राही खुश हो गई और बोली, तुम्हें पता है ना क्या करना है? उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है। उसने हाथों से इशारा करके चाहत का कमरा बताया। उन्होंने मुंडी हाँ में हिलाई और फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगे। राही ने जब देखा कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने वाले हैं तो वो चुपके से अपने कमरे में चली गई और खुश होते हुए बोली, अब आएगा मजा। सुबह का वक्त 6 बजे। चाहत की मां जल्दी जल्दी हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर में जाने लगी। वो जैसे ही हाल में पहुंचे एक जोरदार चीख के साथ चिल्लाया, आ। चाहत की मां की आवाज सुनकर सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में से बाहर हाल में आए। जब उन्होंने भी हाल का नजारा देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने 4-5 आदमी हाल में मरे पड़े थे। किसी की आंख निकाली थी, किसी के पेट फाड़ा गया था तो किसी की सर धड़ से अलग थे। एक बार ये सब देखकर डर गए। फेयरफुल। वही राही भी घबरा गई। उसने अपने मन में सोचा, यह आदमी तो चाहत के कमरे में जा रहे थे, तो फिर यह यहाँ और भी इस हालत में क्या चाहते? इन लोगों को जान से मारा।
उसकी नजर चाहत के ऊपर गई जो बिना भाव के उन लाशों को देख रही थी। फिर चाहत को ऐसे लगा जैसे कोई उसे कब से घूर रहा है। चाहत जानती थी यह कौन है, इसलिए उसने बिना देखे एक डबल स्माइल पास करती है। स्माइल विद हॉर्न्स। ये ठीक कर राही की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। इसका मतलब ये सब चाहा, इसके आगे उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। सच कहे तो इस बार राही के दिल में चाहत के लिए थोड़ा डर पैदा हो गया था। तभी रुद्र की नजर एक लाश पर गई जिसके हाथ में कुछ कागज था। रुद्र उस लाश के पास गया और उसके हाथों से कागज लिया और उसे पढ़कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लश्ड फियरफुल। ये देखकर रेहान, अतुल, बाकी लोग भी रुद्र के पास चले गए। केवल चाहत को छोड़कर उन्होंने भी उस कागज को पढ़ा। उसमें साफ शब्दों पर लिखा गया था, अगली बारी तुम्हारी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना पढ़ते ही राही अंदर ही अंदर घबराने लगी। वो अपने आप से ही लड़ रही थी, नहीं चाहत कहाँ पतली दुबली और कहाँ ये हटे कटे, जरूर कोई और होगा। आखिर कौन होगा? फिर से चाहत की डेविल स्माइल याद आई, कहीं चाहत नहीं। इसी तरह राही अपनी सोच में गुम थी। तभी रेहान बोला, गुड़िया गुड़िया। राही अपने होश में आए तो रेहान बोला, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूं तो सुन क्यों नहीं रही हो? ओ भाई में ओ। चाहत की मां ने बोला, शायद बच्ची डर गई है। राही बेटा आप अपने कमरे में जाए। इतना सुनते ही राही जल्दी से अपने कमरे में चली गई। तभी रुद्र की नजर चाहत पर गई जो बिना भाव के उन लाशों को देख रही थी। रुद्र ने कहा, बेटा आप भी कमरे में जाओ। चाहत ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। तभी रेहान बोला, बच्चे आप अपने कमरे में जाएं। तभी चाहत उन लोगों की तरफ देखकर बोली, मिस्टर ओबरॉय और मिस्टर जूनियर ओबरॉय, जहां तक मुझे पता है आपकी गुड़िया अपने कमरे में जा चुकी है, तो प्लीज ये दिखावापन मुझसे ना ही करे तो बेहतर है। मैंने अपनी जिंदगी अकेली जीना सीख लिया है, आगे भी जी लूंगी। यह फिक्र करने का दिखाओ मुझसे ना ही करे तो बेहतर होगा। जाकर आप अपनी गुड़िया को देखें। चाहत की आंखों में एक नफरत, गुस्सा और दर्द था जो तीनों भाई उसके माँ पिता बेखूबी समझ रहे थे। इतना कहकर चाहत बाहर चली गई। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। चाहत के जाते ही रुद्र धम से फर्श पर बैठ गया। रेहान, अतुल भी जमे हुए खड़े थे, उनकी माँ बाप की आंखों में आंसू था। तभी रुद्र की आवाज आई, हमारी बच्ची हमें अपना भाई नहीं मानती, वो हमसे धीरे धीरे कब इतनी दूर चली गई। मैं एक अच्छा भाई साबित नहीं हो पाया। इतना कहकर रुद्र के आंखों से आंसू बह निकले। वही हाल रेहान और अतुल का भी था। आखिर क्यों ना रोए रुद्र? रुद्र ने चाहत को अपनी बेटी की तरह पाला था। चाहत पर सबसे ज्यादा अधिकार रुद्र अपना समझता था। यहाँ तक कि रुद्र जब चाहत छोटी थी तो माँ बाप तक को भी जल्दी नहीं देता था। रुद्र चाहत को अपने दिलो जान से अपनी बेटी मानता था। यूं कहें कि रुद्र की जीने की वजह ही चाहत थी। पर आज चाहत के तीनों भाई अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाहत उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो ज्यादा शक्ति बरत गए? रश्ड फेस, लाउडली क्राइंग। हम जिसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वही हमारा विश्वास भरोसा ना करे तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। बस यही हाल चाहत का था। वो तो विश्वास और भरोसा टूटने के साथ मौत को भी गले लगाया है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। चाहत जैसे ही घर से बाहर निकली तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन पर फ्लैश हो रहे हैं नाम को देखा। उस नाम को देखते ही चाहत की आंखों में नमी आ गई। उसने कांपते हाथों से फोन रिसीव करके कान में लगाया। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, चाहत कैसी हो आप? दिल, क्या आपको हमारी याद नहीं आती? पेंसिव फेस, हेलो चाहत आप बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या कोई बात है बताओ। बच्चा उस आवाज को सुनते ही चाहत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कशिश भाभी। दिल। चाहत का शीशकना सुनकर फोन के दूसरी ओर से कशिश ने बोला, आप रो क्यों रही हैं? बच्चा आप टेंशन ना ले, आज शाम को आपके भाई और हम आ रहे हैं आपसे मिलने। ये सुनते ही चाहत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम आपका इंतजार करेंगे भाभी। यह कहकर फोन कट कर दिया। स्माइलिंग फेस, स्माइल। ये चाहत के बड़े पापा मम्मी के बेटे और बहू थे। ये चाहत से बहुत प्यार करते हैं। एक कार दुर्घटना पर उनकी मॉम डैड की मौत हो गई। तब चाहत की मॉम डैड उसके भाई और चाहत ही उनका सहारा बनी। दिल। चाहत को आज भी याद है उसके पिछले जन्म में कशिश ने राही के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे जो उनके परिवार को दिखाने वाले थे, लेकिन राही को किसी तरह पता चल गया और उसने कशिश और उसके पति को आदमियों द्वारा जान से मरवा दिया। इतना याद करते ही चाहत के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। दिल। यह वही थे जब उसका परिवार उसके खिलाफ हो गया था, लेकिन आखिरी सांस तक कशिश और उनके पति चाहत के साथ रहे। दिल। तभी फिर से मोबाइल की घंटी बजी। तब चाहत अपने सेंस में आई और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। वो उसके वकील का फोन था। आज चाहत का डाइवोर्स था और 10 बजे बजने में बस आधे घंटे बचे थे। इतना देखते ही चाहत वापस गई और जल्दी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर एक व्हाइट रंग का सूट, कानों में झुमका, होठों पर हल्का सा लिप बाम और बालों को खुला छोड़ दिया। इतने में ही चाहत एक परी की तरह लग रही थी। उसने अपने आप को एक बार फिर से आईना में देखा और जल्दी से घर से बाहर निकल गई। चाहत करेक्ट 10 बजे कोर्ट पहुंच गई थी। वहां पर उसने देखा उसके दोनों हस्बैंड उसका इंतजार कर रहे थे। चाहत ने उन्हें एक बार देखकर फिर अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। ऐसा करने से उसके हस्बैंड का ऑरा कोल्ड हो गया। उन्होंने अपने मन में कहा, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी बच्ची, और चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। स्माइल विद हॉर्न्स।
चाहत, अद्विक, आदित्य तीनों ऑफिस के अंदर गए। आदित्य ने सामने बैठे वकील को कुछ आंखों से इशारा किया। वकील ने भी पलक झपकाकर अपने अलमारी में से कागजात निकले और चाहत के सामने पेपर रख दिया। वकील ने सम्मानपूर्वक चाहत से कहा, मिसेज राठौर, यह रहे पेपर, आप इस पे सिग्नेचर करें। मेमो। चाहत ने जैसे ही पेपर पढ़ने के लिए उठाया तभी अद्विक ने वकील को कुछ आंखों से इशारा किया। वकील ने इशारा समझते ही चाहत से सम्मानपूर्वक बोला, मैडम जल्दी करिए, वैसे भी आप लोग काफी लेट हो गए हैं, अभी हमें दूसरा केस देखना है। चाहत को भी जल्दी डिवोर्स चाहिए था, इसलिए उसने बिना देखे सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर होते ही अद्विक और आदित्य के चेहरे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अद्विक ने वकील को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वकील ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही वकील ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर पीछे मुड़कर उसने देखा और मुड़ी नामे हिलाकर आगे बढ़ गया। चाहत जैसे ही बाहर निकालने की हुई तभी अद्विक उसके सामने आ गया। चाहत ने साइड से निकलने की कोशिश की तो आदित्य उसके सामने आ गया। चाहत ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है। लुक ऑफ ट्रायम्फ मिस्टर राठौर। आदित्य ने एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स पास की और बोला, डाइवोर्स होने की खुशी में कुछ मीठा तो बनता है। इतना कहते ही उसने चाहत की गर्दन पर अपना हाथ रख और उसके बालों को पकड़कर हल्का सा सर ऊपर किया और उसके होठों से अपने होठ मिला लिए। चुंबन का चिन्ह। ऐसा होते ही चाहत अपनी जगह पर जम सी गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फ्लश्ड। आदित्य ने जब चाहत अपनी मुंह नहीं खोल रही है तो उसने धीरे से चाहत की कमर पिंच किया, जिसे चाहत की हल्की सी आह निकल गई और अपने सेंस में वापस आए। वह अपने दोनों हाथों से आदित्य को दूर करने लगी, लेकिन आदित्य काफी हंगरी होकर चाहत को किस कर जा रहा था। वो अपने जीभ से चाहत के मुंह के अंदर हर कोने का स्वाद ले रहा था। ऐसे ही 10 मिनट किस करने के बाद उसने देखा चाहत को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर उसने उसे छोड़ा। आदित्य के छोड़ते ही चाहत लंबी लंबी सांस लेने लगी। ये देख आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगा। कुछ मिनट बाद जब चाहत नॉर्मल हुई तो गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अद्विक ने अपनी तरफ कर उसकी होठों से अपने होठ मिला लिए। चुंबन का चिन्ह और काफी हंगरी किस करने लगा। अद्विक की किस इतनी हंगरी थी कि चाहत 5 मिनट में ही सांस लेने से प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन अद्विक छोड़ने के विचार में बिल्कुल नहीं था, जैसे उसका फेवरेट डिश मिल गई हो। चाहत जोर जोर से उसके सीने पर अपने हाथों से मरने लगे, लेकिन इससे अद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहाँ अद्विक 6 फुट 3 इंच लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर इंसान और कहाँ चाहत 5 फुट 2 इंच की दुबली पतली लड़की। फ्यू। अद्विक चाहत को किस करते करते उसी ऑफिस की सोफे पर लेकर लेट गया। इस समय चाहत अद्विक के नीचे थी और अद्विक उसके ऊपर। चुंबन का चिन्ह दिल। लगभग 15 मिनट किस करने के बाद अद्विक ने अपना सर चाहत की गर्दन में छुपा लिया। चाहत इस समय काफी लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था, जो अद्विक चेस्ट से लड़ रहा था, जिसे महसूस कर अद्विक धीरे धीरे गर्म होने लगा। चाहत के शरीर से भीनी भीनी खुशबू अद्विक को पागल बना रही थी। स्माइल विद हॉर्न्स दिल। उसने एक गहरी सांस लेकर चाहत के कानों में सरगोशी से बोल, बस कुछ और दिन जान, उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर और तुम मेरे नीचे आहे भरोगी। इतना कहकर अद्विक चाहत के ऊपर से उठा और चाहत के बाल और कपड़े ठीक किए। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किया। तभी आदित्य ने चाहत के पीछे से गले लगाकर अपनी थोड़ी चाहत के कंधे पर रखकर उसके बालों को सूंघते हुए बोला, बस कुछ दिन और बच्चा, फिर उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी, मेरे कैद में, मेरी दुनिया में होगी। बच्चा, तुम नहीं जानते हम कितना तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। बस कुछ और दिन बच्चा, बस कुछ दिन। और ऐसा करते हुए आदित्य एक साइको लग रहा था, जिसे महसूस कर चाहत का शरीर ठंड पड़ गया। वो हल्का हल्का कांपने लगी। चाहत ने आदित्य और अद्विक का ये साइड पहली बार। चाहत अपने डर से लड़ ही रही थी, तभी अद्विक सामने आया और चाहत के माथे पर अपना होठ रख दिया। इस एहसास से चाहत की आंखें अपने आप बंद हो गई। रिलीव्ड फेस। आंखें बंद होते ही चाहत को अपने पिछले जन्म की सारी कड़वी बात याद आने लगी। याद आते ही चाहत ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और पूरा जोर लगाकर अद्विक को धक्का दिया। इससे अद्विक 2 कदम पीछे हो गया और आदित्य से अपनी कमर छुड़ाकर सीधा उन दोनों की तरफ पलट गई और अपनी उंगली दिखाते हुए पाउटिंग बोली, खबरदार, जो तुम दोनों ने मुझे छूने की कोशिश की, वरना मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। मैं वो पहले वाली चाहत नहीं रही जो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी। यह नई चाहत है जो केवल अपने लिए जिएगी। पाउटिंग। तुम दोनों के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही ही ठीक है। यू नो, परफेक्ट कपल लगते हो तुम तीनों। पाउटिंग। फिर कुछ सोचते हुए, 1 मिनट, कहीं तुम राही को अपनी पत्नी और मुझे रखेल तो नहीं इतना ही कहा था कि चाहत की एक चीख निकल गई। इस समय आदित्य चाहत के गालों को काफी कस के दबाया हुआ था। छोटा सा भूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इतना गंदा शब्द कहने की। यह शब्द आदित्य काफी गुस्से में और दांत को पीसते हुए बोलता है। चाहत भी इस समय काफी गुस्से में थी। पाउटिंग। उसने भी उसी तरह बोला, नफरत करते हैं हम आप दोनों से, नफरत, बेइंतहा नफरत जिसकी कोई सीमा नहीं। इस समय चाहत की आंखों में अपने दोनों पतियों के लिए केवल नफरत थी, जो अद्विक और आदित्य बेखूबी समझ और देख रहे थे। पाउटिंग।
अद्विक ने भी गुस्से में बोला, तुम्हारा गुस्सा हो, नफरत हो, मोहब्बत हो, रोना हो, हंसना हो, सब हमारे लिए हो और किसी के लिए नहीं। अगर आइंदा से तुमने कभी अपने लिए गंदा शब्द कहा या कुछ किया तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। पाउटिंग। चाहत ने अद्विक और आदित्य की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। इस मुस्कान को देखते ही अद्विक और आदित्य के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, दिल टूटना। उसकी मुस्कान न जाने कितने दर्द, कितनी तकलीफें बयां कर गई। ये देखकर आदित्य के हाथ चाहत के गालों पर ढीले पड़ गए। वो एक टक चाहत के चेहरे को देखने लगे। तभी चाहत उनके पास आई और उनके चेहरे पर नजदीक चेहरा करके नफरत से बोलती है, हम कोसते हैं उस दिन को जिस दिन हमारी शादी आपसे हुई थी। हम कोसते हैं उस दिन को कि हमने कभी आपसे प्यार भी किया था। लेकिन सच बताऊं, अब मेरे दिल में तुम दोनों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई प्यार नहीं है। अगर है तो केवल नफरत, सिर्फ नफरत, बेइंतहा नफरत जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना कहकर चाहत वहां से चली गई। इस समय उस ऑफिस में केवल अद्विक और आदित्य ही बचे थे। तभी आदित्य ने कहा, ऐसी क्या बात है बच्चा जो तुम्हारी मुस्कुराहट में इतना दर्द था? तुम हमसे नफरत करती हो इसका हमें कोई गम नहीं, लेकिन तुम्हारा दर्द, ऐसी क्या बात है जो हम नहीं जानते? इतना कहते ही आदित्य के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वही हाल अद्विक का भी था। फ्यू छोटा सा भूत, दिल टूटना। चाहत को कोर्ट से घर पहुंचते पहुंचते ही शाम हो गई थी। घर में घुसते ही जैसे ही चाहत आगे बढ़ी तभी चाहत की मां ने कहा, बेटा आप ठीक तो है ना? क्योंकि घर में सभी जानते थे कि आज चाहत का डाइवोर्स था। चाहत ने एक नजर उनको देखा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अपनी बातों का जवाब न पाकर चाहत की मां के दिल में टीस सी उठी। चाहत जल्दी से अपने कमरे में आई और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई और सावर के नीचे खड़ी होकर आज पूरे दिन उसके साथ क्या हुआ ये सब सोचने लगी। सोचते हुए उसने खुद से कहा, नहीं अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। इतना कहकर चाहत फ्रेश होकर निकल गई और अपने लिए एक लूज टी शर्ट जिस पर डोरेमोन का प्रिंटेड था और नीचे एक प्लाजो पहन लिया। वो सीढ़ियों से नीचे होते हुए आ रही थी, तभी उसकी नजर मेन गेट पर पड़ी। ये देखते ही वो जल्दी से दौड़ी और जाकर अपनी भाभी को कस के गले लगा लिया। हाँ, ये कशिश ही थी, दिल स्माइल। कशिश ने भी प्यार से चाहत को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, देखा हमने अपना वादा पूरा किया। तभी चाहत को ख्याल आया और कहा, भाभी भाई कहाँ है? स्माइल, दिल। तभी एक रौबदार आवाज आई, सोना। ये सुनते ही चाहत की चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। इनका नाम अधिक ओबरॉय है, बाकी तो आप सब उनके बारे में जानते हैं। यह एक बिजनेसमैन है, वैसे इनका माफिया से भी ताल्लुकात है और यह अद्विक और आदित्य के दोस्त भी है। चाहत दौड़ते हुए अधिक के गले लग गई और कहा, भैया मैंने आपको बहुत मिस किया। इतना कहकर चाहत की आंखों से आंसू गिर गए। अधिक ने प्यार से उसका सर सहलाया और कहा, सोना रो नहीं, क्या फिर से तुम्हें किसी ने कुछ कहा? चाहत ने एक बार अधिक का चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए गर्दन नामे हिलाई। तभी चाहत को कुछ याद आया और अधिक के चारों तरफ देखने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। चाहत अधिक के चारों तरफ देखने लगी। सोना जो तुम्हें चाहिए वो गाड़ी में है, ड्राइवर लेकर आता होगा। अधिक ने मुस्कुराते हुए बोला, स्माइल। चाहत ये सुनते ही खुश हो गई, भाई कब आएगा ड्राइवर? आ गया। चाहत का बच्चों की तरह चिल्लाता हुआ देखकर और खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर राही जले भून रही थी, लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही चाहत दौड़ती हुए ड्राइवर के पास गई और उसके हाथों से टेडी बियर और चॉकलेट लेते हुए बोली, चॉकलेट चॉकलेट, पांडा का चेहरा, पांडा का चेहरा, मेरा टेडी बियर, मेरा चॉकलेट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई लव यू। ये कहकर चाहत उन्हें बच्चों की तरह गले लगने लगी। ये देखकर रुद्र और अधिक ने गर्दन नामे हिलाया जैसे कह रहे हो इसका कुछ नहीं हो सकता, रिलीव्ड फेस। वही राही सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी। सभी अंदर जाकर हाल के सोफे पर बैठ गए। कशिश, अधिक और चाहत एक सोफे पर और दूसरे सोफे पर रुद्र, रिहान, अतुल और राही बैठे थे और बगल के सोफे अर्चना और विराज बैठ गए। तभी अर्चना जी ने कहा, और कशिश बेटा खुशखबरी कब दे रही हो? अब हमसे इंतजार नहीं होता, हम अब जल्द से जल्द अपने पोता को गोद में लेकर खेलना चाहते हैं। स्माइल, दिल। सॉरी रीडर्स, चाहत के मां का नाम अर्चना ओबरॉय और पिता का नाम विराज ओबरॉय है। ये सुनते ही कशिश का पूरा गोरा चेहरा लाल हो गया और उसने अपने सर शर्मा के नीचे झुका ली। तभी विराज बोला, ओफो अर्चना, बच्चों को परेशान करना बंद करो, देखो तो हमारी बहू का चेहरा किस तरह लाल हो गया है। ये देखते ही सभी हंसने लगे। इसी तरह कुछ देर तक आपस में यूं ही बातें होती रही। तभी एक मेड आई और उसने सर झुकाकर रिस्पेक्ट से कहा, मैं डिनर रेडी हो गया है। अर्चना ने गर्दन हाँ में हिलाई और एक नजर सबको देखा। सब समझ गए कि वो क्या कहना चाहती है। सब अपनी जगह से उठकर डाइनिंग टेबल के पास गए। इस समय एक साइड कशिश, दूसरी साइड चाहत और बीच में अधिक था। उनके ठीक सामने रुद्र, अतुल, रिहान और राही थे और हेड चेयर पर विराज और जस्ट उनकी बगल में अर्चना बैठी हुई थी। सभी ने खाना खाना स्टार्ट किया। अधिक अपने हाथों से चाहत को खाना खिला रहा था। ये देखकर रुद्र को अधिक से काफी जलन महसूस हो रही थी। यही हाल रेहान और अतुल का भी था।
तभी राही ने रुद्र से कहा, भाई मुझे भी आपके हाथ से खाना खाना है। रुद्र ने कहा, राही रोज मैं तुम्हें खिलाता हूं ना, आज अपने हाथों से खाना खा लो। राही ने जैसे ही ये सुना उसका चेहरा काला पड़ गया, पर उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। सच तो ये था कि रुद्र अपने हाथों से चाहत को खाना खिलाना चाहता था, पर चाहत बोलना तो क्या ठीक से उनकी तरफ देखती तक नहीं थी। चाहत ने अधिक की तरफ देखकर बोली, भाई अब बस मेरा पेट भर गया। तब अधिक ने चाहत को खिलाना बंद कर खुद खाने लगा। डिनर हो जाने के बाद सब बाहर गार्डन में बैठे थे, केवल चाहत और कसीस को छोड़कर। अधिक ने रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, लाशों को तुमने जानवर को डाल दिया था ना? रुद्र ने गर्दन हाँ में हिलाया और बोला, जी भाई, पर अभी तक पता नहीं चला कि उनको मारा किसने है, और इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अंदर घुसे कैसे? यह वही कर सकता है जिसे अपने घर के बारे में सब पता हो। इतना कहकर अधिक की आंखें राही की तरफ थी, जो राही बेखूबी समझ रही थी। राही ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट भाई, गुड नाइट मॉम डैड, और तेजी से अंदर चली गई। अधिक ने ये सब देखा और उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई, स्माइल विद हॉर्न्स। अधिक ने अपने मन में कहा, तुम तब तक बची हो जब तक मेरे सोना ने तुम्हें बचाया हुआ है, और मैं खुश हूं कि मेरी सोना ने एक्शन लेना सीख लिया है। फ्लैशबैक। जब चाहते ने राही को फोन पर बात करते हुए सुना था तो चाहत ने सारी बात अधिक को फोन पर बता दिया था। तब अधिक ने अपने ट्रेंडिंग बॉडीगार्ड को ओबरॉय मिशन भेज दिया था, वह भी गुप्त तरीके से, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। जब राही ने उन गुंडों को चाहत के कमरे के पास भेजा था, इससे पहले वो गेट खोल के पहुंच पाते, अधिक की सारे बॉडीगार्डों ने उनके मुंह पर केमिकल डाल दिया, जिससे उनकी आवाज चली गई, जिसका फायदा उठाकर उन्हें बेरहमी के साथ मार डाला गया, और वो खत भी अधिक के कहने पर रखा गया था। प्रेजेंट में अधिक ये सब याद कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये सुन अधिक ने फोन निकला और फोन पर फैश हो रहे नाम को देखा, जो किसी और का नहीं आदित्य का था, छोटा सा भूत। ये देख अधिक बाकी सबको देखकर उनसे कुछ दूरी पर आया और फोन रिसीव कर कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। वही दूसरी तरफ से आदित्य ने कहा, बच्चा कैसी है? ये सुन अधिक ने कहा, ओ ठीक है, और अपने कमरे में जान के साथ है। क्या उसने? आदित्य ने इतना ही कहा था कि अधिक ने बात को काटते हुए कहा, सोना ने एक बार भी तुम दोनों के बारे में नहीं पूछा, स्मर्क, और नहीं कुछ मुझसे जानने की कोशिश की। मुझे लगता है वो धीरे धीरे तुम दोनों को अब भूलकर आगे बढ़ना चाहती है, और शायद अब तुम दोनों को भी उसके जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए। ये सुनते ही आदित्य ने कहा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा कि वो हमें भूल जाए और हम उसे भूल जाए। उसकी नफरत हमें मंजूर है, पर दूरियां नहीं। छोड़, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कह आदित्य ने फोन काट दिया। वही अधिक ने अपने आप से कहा, इस बार सोना के आंखों मैंने तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं देखी है, देखा है तो सिर्फ नफरत और दर्द, जिसकी वजह शायद बहुत बड़ी है, जिसे ना मैं जानता हूं और ना ही तुम दोनों। इतना का अधिक फोन लिए विला के अंदर चला गया। एपिसोड 7, अधिक, कशिश का रोमांस। चाहत का कमरा। कशिश बेड पर बैठी हुई चाहत का सर अपने गोद में रखकर सहला रही थी, तभी हल्के सा दरवाजा खुला। कशिश ने सामने देखा तो वहां अधिक और रुद्र खड़े थे। रुद्र और अधिक करीब आए तो उन्होंने देखा चाहत सो चुकी थी। अधिक और रुद्र ने बारी बारी से चाहत के माथे को चुम्मा। रुद्र ने अधिक को देखते हुए बोला, न जाने कौन सी ऐसी गलती हो गई है भाई की बच्ची हमारी तरफ देखती तक नहीं। कभी कभी इंसान अनजाने में ही सही लेकिन ऐसी गलती कर जाता है जिसे खुद को पता नहीं होता। ये कहते हुए अधिक ने रुद्र को देखा, रिलीव्ड फेस। तभी कशिश बोली, आप दोनों प्लीज शांत हो जाए, चाहत सो रही है, उसकी नींद खराब ना करे। कशिश ने चाहत को आराम से लेटाकर कंबल उसके ऊपर कर दिया और एसी का टेम्परेचर नॉर्मल कर दिया। कशिश एक मां की तरह चाहत का ख्याल रख रही थी। ये देखकर अधिक के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। तभी वहां चाहत की मां आ गई। उसने चाहत के कमरे में सबको देखा, फिर चाहत के पास जाकर बैठ गई और प्यार से चाहत के सर को सहलाया और माथे को चूम लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तभी कशिश बोली, मां सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। उन्होंने भी हल्का सा मुस्कुराकर गर्दन हाँ में हिलाई। फिर लोग चाहत के कमरे से निकल गए। ओबरॉय मिशन में अधिक का दूसरे फ्लोर पर कमरा था, वो अक्सर आया जाया करता था। अधिक का कमरा। कशिश और अधिक जैसे ही कमरे में आए, अधिक कशिश के ऊपर पर टूट पड़ा। कशिश इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी। वो एकदम से हड़बड़ा गई और आंखें बड़ी बड़ी करके अधिक को देखने लगी। फ्लश्ड। अधिक की थ्रोइंग किसेस काफी सॉफ्ट तरीके से रोमांस कर रहा था, जिसमें धीरे धीरे कशिश भी अधिक का साथ देने लगी। वो अपने हाथ अधिक के बालों में ले जाकर सहलाने लगी। कशिश का साथ पाकर अधिक और हौसैफुली रोमांस करने लगा। धीरे धीरे कर अधिक ने कशिश के कपड़े निकलना शुरू कर दिए। कशिश ये देखकर हड़बड़ा गई। वो जानती थी अगर एक बार अधिक शुरू हो गया तो फिर वो जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेगा। कशिश ने कहा, अधिक प्लीज, थकी हुई हूं, मुझे नींद आ रही है। अधिक मदहोशी में कहा, अभी नहीं बीवी, अभी तुम्हें और थकना है, और पागलों की तरह उसके रोमांस करने लगा। दिल, आहा बीवी तुम काफी सॉफ्ट हो। फिर कशिश के साथ रोमांस करने लगा जैसे उसकी फेवरेट डिश हो। कुछ देर बाद अधिक कशिश के ऊपर आया। कुछ ही देर में वे फिर से एक हो गए। दिल। चाहत का कमरा। चाहत काफी गहरी नींद में सो रही थी, तभी खिड़की से दो परछाएं अंदर आई।
अब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे रीडर काफी होशियार हैं, वो समझ गए होंगे कि ये दोनों कौन है। चाहत की एक तरफ अद्विक और दूसरी तरफ अधिक बैठ गया। अद्विक अपने हाथ ले जाकर चाहत के चेहरे को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा और धीरे धीरे करके उसके होठों पर आ गया। चाहत के होठों को देखते ही अद्विक धीरे से झुका और अपने होठों को चाहत की होठों से मिला लिए। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, और धीरे धीरे किस करने लगा। इस तरफ आदित्य ने चाहत के पेट पर से हल्का सा टी शर्ट उठाया और पेट को चूमकर अपना सर उसके पेट पर रखकर और पकड़ के आंखें बंद कर ली। अद्विक का भी जब किस से मन भर गया तो उसने भी चाहत की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर ली। चाहत के शरीर से आती हुई भीनी भीनी खुशबू से उन दोनों की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे चाहत ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, फिर उठकर बैठ गई। फिर उसने अपने आप से कहा, आज मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ब्लू इट, जैसे कोई भारी भरकम सामान मेरे ऊपर रख दिया गया हो। फिर वो धीरे से बेड से उतरी और फ्रेश होने बाथरूम चली गई। चाहत फ्रेश होकर आए, अपने लिए एक जीन्स और टॉप निकालकर उसे पहन लिया और बालों का जुड़ा बना लिया। कुछ लेते उसके चेहरे पर आ रही थी। कानों में छोटे छोटे टॉप्स और गले में एक पतली सी चैन थी और उसके नेचुरल पिक होठ कुल मिलाकर चाहत एक डॉल लग रही थी। दिल। चाहत जल्दी से कमरे से बाहर निकालकर हाल में जाने लगी। उसकी नजर अधिक पर पड़ी जो कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रहा था। चाहत उसके पास गई और पीछे से गले मिलकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। अधिक ने भी चाहत के माथे को चूमकर गुड मॉर्निंग विश किया। सामने रुद्र, रेहान, अतुल और राही भी थी और अधिक के बगल में अर्चना और विराज बैठे थे। विराज ने चाहत को देखा और बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा। चाहत ने एक बार विराज को देखा और फिर तुरंत अपने नजरें फेर कर अधिक से पूछने लगी, भैया भाभी कहाँ है? चाहत का यूं नजर फेरना विराज, अर्चना और उनके तीनों भाई को अच्छा नहीं लगा। अर्चना ने कहा, बेटा जब बड़े गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो उन्हें भी विश करना चाहिए, ना कि नजरें फेरना चाहिए। अर्चना की बातों में हल्की सी नाराजगी भी थी। चाहत ने भी उसी टोन में बोली, मैंने नहीं कहा था मुझे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है मुझसे तो अधिक भाई के साथ ही घर छोड़कर जा रही हूँ। तभी रुद्र ने बोला, बच्चा छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ा करते। तभी चाहत बोली, देखिए मिस्टर ओबरॉय, ना मैं आपकी बच्चा हूँ और ना आप मेरे भाई, तो प्लीज ये प्यार का दिखावा ना करे। मुझे ना इरिटेशन होती है इस तरह की दिखावेपन से। तभी अतुल बोल पड़ा, छोटी है तुम क्या बोल रही हो? हमारा प्यार तुम्हारे लिए दिखावापन है। तभी चाहत ने बोला, जिस रिश्ते में भरोसा विश्वास न होना वो प्यार मुझे दिखाओपन ही लगता है। स्मार्क। तभी राही मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, चाहत तुम मेरी वजह से तीनों भाई से बात नहीं कर रही हो ना? ठीक है, मैं आज ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर राही की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी चाहत अधिक की तरफ देखते हुए बोली, भाई चलो ना, हम भाभी और आप तीनों बाहर चलते हैं, मुझे यहाँ राही पुराण नहीं सुनना। मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गई। चाहत के घर से जाने के बाद रुद्र ने राही की तरफ देखते हुए बोला, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हें कभी एहसास ना हो कि तुम अनाथ हो और तुम्हारी खुशियों के कारण कब हमने अपनी बहन से दूर हो गए हमें पता ही नहीं चला। रुद्र ने आज गुस्से में क्या क्या बोल गया उसे खुद भी नहीं मालूम था। रुद्र इतना कहकर अपने कमरे में चला गया और साथ ही अतुल और रेहान भी चले गए। अर्चना और विराज राही के पास आए और बोले, बेटा बात बात पर अपने आप को अनाथ साबित मत किया करो। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि तुम खुश रहो, तुम्हें कभी एहसास ना हो, लेकिन वो तुम ही हो जो बार बार अपने आप को अनाथ जताती रहती हो। आज तुम्हारी वजह से चाहत गुस्से से बिना खाए घर से चली गई। इतना कहकर विराज और अर्चना भी अपने कमरे में चले गए, एक्सप्रेशनलेस। तभी अधिक राही के पास आया और बोला, तुमने जो मेरी सोना के साथ किया है ना, वो मैं अच्छे से जानता हूँ और चाहूं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूं, पर मेरी सोना ने अभी मना किया है। इसलिए जितनी जिंदगी है जी लो आराम से, उसके बाद एक एक दिन, एक एक मिनट, एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत भारी होने वाला है। अधिक की ये बातें सुनते ही राही अंदर से कांप गई। अधिक ने एक नजर राही को देखा और एक खतरनाक सिटी बजाते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उस सिटी की धुन काफी डरावनी थी जो राही बेखूबी समझ रही थी और अंदर ही अंदर बहुत डर भी रही थी। आज राही चाहत की जगह खड़ी थी जहां उसका साथ कोई भी था। इस समय वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। अब आगे दिल 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 एपिसोड 8, मॉल में धमाका, चाहत का डेविल रूप। अधिक का कमरा। अधिक जब अपने कमरे में आया तो उसने बेड की तरफ देखा जहां कशिश उठ चुकी थी। अधिक कशिश के पास आया, मुस्कुराते हुए उसके माथे को चुमकर बोल, जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। कशिश ने गर्दन हाँ में हिलाई और बेड से उतरने लगी तो उसकी एक चीख निकल गई। अधिक ने कशिश की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, कहीं दर्द हो रहा है क्या? कशिश ने अधिक को घूरते हुए बोला, एक दिन आप इस जान की जान लेकर रहेंगे। बेड पर एकदम आप बिस्ट बन जाते हैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। अधिक ने मुस्कुराते हुए कशिश को गोद में उठा लिया और बाथरूम में लेकर जाते हुए बोला, अब प्यार किया है तो इतना तो झेलना पड़ेगा जान, वो भी रोज। इतना कहकर अधिक ने अपनी एक आंख वीक विंकिंग फेस कर दी, विंकिंग फेस, जिससे कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अधिक ने कशिश को बाथरूम में छोड़कर बाहर निकल आया। कशिश ने बाथरूम को लॉक करके अपने आप से बोल, कितने बेशर्म है ये, पर मेरे है। फिर यह कहकर अपने आप में ही मुस्कुरा दी, स्माइलिंग फेस।
अधिक कमरे के अटैच बालकनी में चला गया और वहां से खड़ा होकर चाहत को देखने लगा जो फोन पर किसी से बात रही थी। चाहत की नजर अधिक पर पड़ी तो उसने आने का इशारा किया तो अधिक ने अपनी 10 उंगलियों दिखाई। चाहत ने अधिक की तरफ देखा तो समझ गई कि उसका भाई 10 मिनट लगेगा पेपर। तभी अधिक का फोन रिंग करने लगा। अधिक ने फोन पर फ्लैश हुए नाम को देखा और फोन रिसीव करके कहा, मैं चाहत को मॉल लेकर आ रहा हूं। दूसरी तरफ कोई और नहीं आदित्य था। आदित्य ने हाँ में जवाब देकर फोन काट दिया। वही आदित्य अद्विक दोनों साथ में बैठ थे। आदित्य ने अद्विक की तरफ देख केवल एक शब्द कहा, मॉल। रात के सितारे। इधर कशिश भी जल्दी से रेडी हो गई थी। दोनों नीचे हॉल में आए तब रुद्र जाकर अधिक से बोल, भाई हम भी साथ चलेंगे। अधिक ने गर्दन हाँ में हिलाई और आगे निकल गया। एक गाड़ी में अधिक, कशिश और चाहत बैठी थी, वहीं दूसरी गाड़ी में रुद्र, रेहान, अतुल, राही बैठे थे। राही का जाने का बिल्कुल मन नहीं था पर वह तीनों भाइयों को चाहत के साथ छोड़ भी नहीं सकती थी। नागिन कही कि सांप सांप। सभी लोग मॉल पहुंचकर मॉल के अंदर गए। वहां का मैनेजर दौड़ते हुए आया। अधिक और रुद्र को सर झुका के ग्रिट किया। अधिक और रुद्र ने एक नजर मैनेजर को देखा और आगे बढ़ गए हैं। उनके पीछे कशिश, चाहत और रेहान, अतुल, राही भी आगे बढ़ गए। तभी मॉल के बाहर 10 लग्जरीज गाड़ी एक साथ आकर रुकी। का सभी गाड़ियों से एक साथ बॉडीगार्ड निकले और 2 बॉडीगार्ड दौड़ते हुए रोल्स रॉयस गाड़ी के पास आए और गेट खोल दिए, जिसमें से 2 पर्सनैलिटी रौबदार बाहर निकले। व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, पैरों पर महंगे ब्लैक शूज, हाथों में करोड़ों की वॉच, बाल जेल से सेट किया हुआ, ऊपर से 3 बटन खुले हुए जिससे उनका चौड़ा सीना साफ साफ दिख रहा था। मॉल में जितनी भी लड़कियां थी उन्हें देखकर आहें भरने तो वहीं लड़कों के आंखों में जलन था। वही ये आदमी कोई और नहीं आदित्य और अद्विक थे। तभी पीछे से असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, मैडम और अधिक सर इसी मॉल में आए हैं। ओके यश, अब तुम यहां से जा सकते हो। आदित्य और अद्विक का जो असिस्टेंट थे उनका नाम यश था। यह अनाथ थे। अद्विक और आदित्य ने इनको सहारा दिया था, तब से यह उनके वफादार है। वैसे यश के साथ जो जैसा व्यवहार करता है वह वैसा ही करते हैं। अद्विक और आदित्य मॉल के अंदर आए। वहां का मैनेजर दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्हें ग्रीट किया। अद्विक ने कहा, मॉल को खाली करवा दो, हम लोगों के सिवा कोई नहीं चाहिए। और बिना मैनेजर को देख आगे बढ़ गए और डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। फर्स्ट फ्लोर जैसे ही उन्होंने अपनी नजरें दौड़ाई, देखा अधिक किसी से फोन पर बात कर रहा था। अधिक की भी नजर उन लोगों पे गई। अधिक उनके पास गया और हाथ मिलाया। फिर अधिक ने हाथ से सोफे पर बैठने का इशारा किया। तीनों जाकर आराम से सोफे पर बैठ गए। अद्विक ने अधिक की तरफ देखते हुए बोला, अधिक जान कहाँ है? वो कशिश के साथ लेडीज सेक्शन में शॉपिंग कर रही है और डोंट वरी वहां रुद्र भी है। इतना कहकर फिर तीनों आपस में बिजनेस के बारे में बातें करने लगे। इधर कशिश और चाहत एक साथ शॉपिंग कर रही थी तो वही राही अकेले शॉपिंग कर रही थी। तभी राही के पीछे से किसी ने मुंह पर हाथ रखकर अपने साथ एक अचानक जगह पर ले गया। उसने राही के मुंह से हाथ हटा दिया। राही कुछ बोलती तभी उस इंसान को देखकर डर गई और बोली, आप फ्यू। राही के सामने एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास होगी। उसके चेहरे पर एक लंबा सा कट का निशान बना हुआ था। वो देखने में काफी डरावना लग रहा था। उसने अपने जेब से एक पैकेट निकाल कर दे दिया और बोला, तुम्हें अपना काम जल्दी ही करना होगा, बॉस का ऑर्डर है। राही ने भी उस पैकेट को लेकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। वो आदमी वहां से चला गया और राही भी वहां से चली गई, इस बात से अनजान कि ये सब चाहत ने देख लिया है। चाहत ने अपने आप से बोला, ये आदमी कौन था और उस पैकेट में क्या था? चाहत अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए वह हैरान हो गई, फिर धीरे से उसे तरफ भागी। उसने देखा मॉल में कुछ आतंकवादी घुस गए थे जिनके चेहरे पर नकाब और काले कपड़े पहने हुए थे। अद्विक, आदित्य और अधिक ने जैसे ही आवाज सुना वे वहां से उठने को हुए कि तभी उनके हाथ पर अपने आप लॉक हो गए। वे उसे सोफे से उठ भी नहीं पा रहे थे। जाहिर सी बात है, छोटा सा भूत। ये किसी की सोची समझी साजिश थी। ये सब देखते ही उन तीनों की आंखें गुस्से से लाल हो गई। पाउटिंग, उनका पूरा बदन गुस्से से कांपने लगा। आदित्य ने कहा, किसकी इतनी हिम्मत जो पीठ पीछे से वार कर रहा है? वार करना है तो आके सामने से लड़े। तभी वहां एक आदमी की भयानक हंसी गूंजने लगी। वह आदमी हंसते हुए बोला, ओहो मिस्टर राठौर, इतना गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं, वरना आपके गुस्से का खामियाजा ये सब भुगत गए। अधिक में चिल्लाते हुए, कामिने तू छोटा सा भूत। उस आदमी ने हंसते हुए बोला, हाँ मैं राणा ठाकुर और आज मैं तुम लोगों का नामो निशान मिटाने आया हूँ। तुम लोगों की वजह से मेरी अरबों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली गई, मुझे बैंकक्रप्ट कर दिया गया। पाउटिंग, मेरी गलती ही क्या थी? केवल लड़कियां ही सप्लाई करता था ना, और थोड़े बहुत ड्रग्स बेचता था, पर तुम लोगों ने मेरा सारा बिजनेस चौपट कर दिया। अब इसकी भरपाई तुम और तुम्हारा परिवार भरेगा। उन तीनों ने उसे तरफ देखा जहां रुद्र को 3-4 आदमियों ने पकड़ के रखा था। वही हाल अतुल, राही, रेहान का भी था। अधिक की नजर कशिश पर गई जिसे एक आदमी ने गन पॉइंट पर रखा हुआ था। ये देखते ही अधिक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में कहा, बहुत बुरी मौत मरेगा तू, और यह बुरी मौत तूने खुद अपने लिए चुनी है। वही अद्विक और आदित्य ने उस तरफ नजर दौड़ाई और उन्हें चाहत कहीं नहीं दिखाई दी। उन्होंने एक राहत की सांस ने की चाहत यहाँ पर नहीं है।
तभी राणा हंसते हुए बोला, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। स्माइल विद हॉर्न्स पाउटिंग। कोई बात नहीं, पहले मैं तेरे बल पर ही वार करूंगा। इतना कहकर उसने कशिश के बालों को पीछे से पकड़कर घसीटते हुए नीचे लाकर पटक दिया। आदित्य, अद्विक और अधिक गुस्से से बौखला गए और आदित्य ने गुस्से में कहा, ये तू अपने लिए ठीक नहीं कर रहा है। अद्विक और आदित्य कशिश को अपनी बहन की तरह मानते थे। अपनी बहन को तकलीफ में देखकर उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। इस समय तीनों गुस्से से कांप रहे थे। राणा ने हंसते हुए कहा, जब तेरे वो 10-10 बॉडीगार्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उन्हें मैंने मौत की नींद सुला दिया, तो तुम तीनों ही मेरा क्या बिगड़ोगे। पर अब तुम तीनों इस लड़की को इज्जत लुटते हुए अपने आंखों से देखोगे। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह वह धीरे धीरे कशिश के पास जाने लगा। उस आदमी को अपने पास आता देख कशिश धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी और जोर जोर से रोने लगी। लाउडली क्राइंग, वह अपने गर्दन नामे हिलने लगी। राणा ने जैसे ही कशिश की दुपट्टे पर हाथ लगाया, तभी एक साथ रुद्र, रेहान और अतुल चिल्लाए, भाभी। वही अधिक भी चिल्लाया, जान। तभी एक हाथ आगे आकर राणा का हाथ पकड़ लिया। राणा ने उसी तरफ देखा तो वहां चाहत अपने लाल हो चुकी आंखों से उसे देख रही थी। पाउटिंग पाउटिंग, छोटा सा भूत। राणा कुछ समझा पता तभी एक जोरदार हड्डी टूटने की आवाज आई, चटाक। वही राणा की एक जोरदार चीख उस मॉल में गूंज गई। राणा के सभी आदमी अलर्ट हो गए और चाहत को चारों तरफ से घेर लिया। चाहत अपने हाथ को गर्दन पे ले जाकर जोर से मसलने लगी। छोटा सा भूत। वो इस समय एक साइको की तरह लग रही थी। उसने कहा, अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चाहत की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। चाहत ने गुस्से में कहा, अगर तुम सब अपनी भलाई चाहते हो तो ये से चले जाओ। पाउटिंग पाउटिंग, छोटा सा भूत। चाहत की बात सुन वह सारे क्रिमिनल आदमी हंसने लगे। तभी राणा ने कहा, हंस क्या रहे हैं, मारो साली को। पाउटिंग। इतना सुनते ही वह सभी आदमी चाहत को मारने के लिए अटैक कर दिए। वही चाहत भी इसके लिए तैयार थी। वह उन लोगों के साथ फाइट करते हुए उन सबको मार गिरा रही थी। छोटा सा भूत। पाउटिंग। कुछ ही देर में उन सारे आदमी को चाहत ने अपने फाइट की शिकल से मार गिराया। वही अधिक, अद्विक और आदित्य चाहत की फाइट देख हैरान थे। फ्लश्ड। तभी एक आदमी बंदूक ताने चाहत की तरफ करके बोला, पाउटिंग, ये लड़की ज्यादा उड़ मत, उसी जगह पर चुपचाप खड़ी हो जा वरना पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। इतना सुन चाहत उस आदमी को बिन भाव के देखने लगी और अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखो, आदमी बोला, ये आगे मत बढ़ वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुझ पर गोली चलाने में। पाउटिंग। लेकिन चाहत अपने कदम बढ़ाते हुए उस आदमी के पास पहुंची और चाहत ने उस गन को अपने माथे के बीचों बीच रख लिया और उस आदमी से बोली, चलाओ छोटा सा भूत। चाहत की इतना बोलने से वह आदमी हैरान हो गया। फ्लश्ड। चाहत एकदम सनकी लग रही थी। वह सनकी की तरह थोड़ा तेज आवाज में बोली, मैंने कहा चलाओ छोटा सा भूत। पाउटिंग। तभी आदित्य की गुस्से भरी आवाज आई, ये क्या हरकत है बच्चा। पाउटिंग, छोटा सा भूत। आदित्य की आवाज सुन उस आदमी की नजर आदित्य की तरफ चली गई जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तभी इसका फायदा उठाकर चाहत ने वो गन अपने हाथ में ले लिया और उस गन से उस आदमी के ऊपर फायर कर दिया। तभी एक और आदमी ने चाहत के सर पर पीछे से बोतल से वार कर दिया। चाहत को दर्द तो हुआ पर उसने उफ तक नहीं की। पेंसिव फेस। वो कहते हैं ना, जब दिल के घाव ज्यादा गहरे हो तो शरीर के जख्म भी उस घाव के आगे छोटे लगते हैं। उसे दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। यही हाल चाहत का भी था। चाहत ने पलट के देखा तो हंसते हुए वह आदमी उसे देख रहा था। चाहत के सर से इस समय खून बहते हुए उसके गालों से होते हुए नीचे गिर रहा था। उसकी खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। खून से सना हुआ चेहरा, हाथों में लगे हुए घाव और एक हाथों में एक -47 गन, ब्लैक रंग का टॉप, नीचे ब्लू रंग की जीन्स और पैरों में हाई हील्स। इस समय चाहत जितनी हसीन लग रही थी उतनी ही खतरनाक। पाउटिंग पाउटिंग, स्माइल विद हॉर्न्स। उसे हंसते हुए आदमी को देखकर चाहत भी मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कोई आम नहीं थी, खतरनाक थी, बहुत खतरनाक, जो उस आदमी के लिए ठीक नहीं था। चाहत को मुस्कुराता देख उसे आदमी की हंसी गायब हो गई। वो एक तक चाहत के चेहरे को देखने लगा। तभी चाहत ने अपने हाथ में पकड़ी गन को उस आदमी के पेट में जोर से घुसा दिया, जिससे उस आदमी की एक जोरदार चीख उस मॉल में गूंज गई। उसे आदमी के खून के छींटे चाहत के चेहरे पड़ गई। चाहत का ये नया रूप हर किसी के लिए शॉक जैसा था। चाहत ने एक नजर पूरे मॉल को देखा, फिर वो मुड़कर राणा की तरफ बढ़ने लगी। चाहत को अपनी तरफ आता देख राणा धीरे धीरे पीछे होने लगा। राणा तुरंत कशिश के पास गया और बोला, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, इससे बोलो मेरे करीब ना आए। राणा तुरंत वहां से उठा और अद्विक, आदित्य और अधिक के पास गया और बोला, मुझे तुम लोगों से कोई बदला नहीं चाहिए, इससे बोलो हमें यहां से जाने दे। उसने अपने जेब से रिमोट निकली और एक बटन दबाया, जिससे उनके हाथ पैर खुल गए, लेकिन तब तक चाहत उसके पास पहुंच गई थी। उसने राणा के सीने पर गन रखकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को छूने की। राणा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तभी राणा की एक जोरदार चीख गूंज गई, क्योंकि चाहत ने बंदूक की नोक को राणा के सीने में हल्का सा अंदर घुसा दिया था। तभी अधिक, अद्विक और आदित्य चाहत के पास आए। अधिक ने कहा, सोना उसे छोड़ दो, बाकी की सजा इसे हम देंगे।
वह भी ऐसी सजा कि दोबारा जन्म लेने में ये 100 बार सोचेगा। छोटा सा भूत पाउटिंग। तभी चाहत ने कहा आई एम सॉरी भाई, पर चाहत ओबरॉय अपना शिकार नहीं छोड़ती। तभी अद्विक चाहत के पास गया और कहा देखो जान, तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हें काफी चोटें आई है, इसीलिए जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलो बच्चा, आपका इलाज होना जरूरी है। दिल। चाहत ने एक नजर अद्विक को देखा और बोली मिस्टर राठौर, मेरे सर से खून बह रहा है तो बह जाने दीजिए, और रही बात डॉक्टर के पास जाने की, तो मुझे डॉक्टर के पास कब जाना है कब नहीं ये सलाह आप ना दे तो बेहतर ही होगा। तभी अधिक ने कहा सोना, अद्विक सही बोल रहा है, इस समय आपका इलाज होना जरूरी है बच्चा। चाहत ने कहा नहीं भाई, जब तक इस राणा को मैं अपने हाथों से मार नहीं देती तब तक मैं चैन की सांस नहीं बैठेगी। तब तक आदित्य चाहत के पास आया और उसे गोद में उठा लिया। चाहत ने जब देखा कि आदित्य उसे गोद में उठा लिया है तो वो छटपटाने लगी। उसने कहा मिस्टर राठौर, मुझे अपनी गोद से नीचे उतारिए, लुक ऑफ ट्रायम्फ पाउटिंग। लेकिन आदित्य ने चाहत की एक न सुनी और उसे गोद में लिए हुए मॉल से बाहर चला गया और जाकर अपने कार में बैठ गया। उस कार में अद्विक, आदित्य और चाहत थे। अद्विक ड्राइविंग कर रहा था। चाहत इस समय आदित्य के गोद में थी। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अफसोस कि उसकी पूरी ताकत आदित्य के आगे किसी काम की नहीं थी। एक तो सर पे चोट, हाथों में जख्म। चाहत अपने आप को इस समय काफी कमजोर महसूस कर रही थी और धीरे धीरे चाहत की आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश हो गई। चाहत के बेहोश होते ही आदित्य अपने हाथ को चाहत के चेहरे को सहलाने लगा, उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा और कितने राज है तुम्हारा बच्चा, दिल। इतना कहकर आदित्य ने चाहत के माथे को, गालों को, होठों को चूम कर कस के गले लगा लिया, जैसे जरा सा भी ढीला छोड़ा तो वो दूर हो जाएगी। इधर मॉल के अंदर अधिक के गार्ड आ गए थे। अधिक ने राणा को अपने डाक विला में ले जाने को कह दिया था और कशिश को अपने गोद में उठाकर सीधे मॉल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया। वही रुद्र, राही, रेहान और अतुल ये सब अपनी कार में बैठ गए और सीधा हॉस्पिटल को निकल गए। हॉस्पिटल में आदित्य चाहत को अपने गोद में लेते हुए अंदर आया और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। अद्विक ने रास्ते में ही डॉक्टर की टीमों को फोन कर दिया था। आदित्य ने डॉक्टर को देखते हुए बोला मेरी जान के इलाज में मुझे जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए, समझ गए तुम सब लोग। आदित्य की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर सभी डॉक्टर डर गए और एक साथ गर्दन हाँ में हिलाए और चाहत को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इधर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आदित्य और अद्विक बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। चाहत के शरीर पे जख्मों को देखकर उनके दिल पर क्या बीत रही थी ये वही जानते थे। वे बाहर से जितने शांत थे उनके अंदर उतना ही बड़ा तूफान भरा पड़ा हुआ था। जो राणा का क्या हाल करने वाले थे ये केवल वही जाने। छोटा सा भूत। हॉस्पिटल में धीरे धीरे सब आ गए। रेहान ने फोन करके अपने मम्मी पापा को भी बता दिया था। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर बाहर खड़े थे। सभी के चेहरे पर चिंता और डर की लकीर बनी हुई थी। रुद्र ने कहा भाई बच्चा ने फाइटिंग और गन चलाना कहां से सीखा। रुद्र के सवाल कुछ सुनकर सभी सोच में पड़ गए। ये सवाल तो हर किसी के मन में था, खुद अद्विक और आदित्य के मन में भी। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और उसने बोला पेशेंट का खून बहुत बह गया है, उन्हें खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और यह हमारे हॉस्पिटल में खून अवेलेबल नहीं है। रुद्र ने कहा डोंट वरी, मेरा खून भी ओ पॉजिटिव ही है। मेरी बच्ची को ठीक करने में जितना खून लगे आप मेरे शरीर से निकाल दीजिए, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। इतना सुनकर डॉक्टर ने गार्ड हाँ हिलाए और रुद्र को अपने साथ ले गई। तभी अद्विक ने अधिक को देखते हुए बोला वो कहाँ है ल पाउटिंग पाउटिंग। अधिक ने बोला वहीं जहां हर मुजरिम को हम बेदर्दी से सजा देते हैं। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराएं। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आकर बोले मिस्टर राठौर अब मैडम खतरे से बाहर है। उनके हाथ और सर पर गहरी चोट लगे थे जिससे उन पर टाके लगाने पड़े। उनके हाथ पर लगी चोट और सर पर लगे चोट को पानी से बचना होगा। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी उन्हें 2-3 घंटे में होश आ जाएगा और आधे घंटे में हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर सभी ने एक चैन की सांस ली। कोल्ड स्वेट। 2 घंटे बाद चाहत की धीरे धीरे आंखें खुलना लगी। उसने सबसे पहले अपने आंखों के सामने अद्विक और आदित्य को देखते हुए पाया। चाहत को होश आता हुआ देख अद्विक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चाहत को चेक किया और कहा मिस्टर राठौर अब मैडम पूरी तरह से ठीक है, बस उनकी दवाइयों का और चोट का ख्याल रखिएगा, इनकी चोट पर जरा सा भी पानी न जा पाए। अद्विक और आदित्य ने एक नजर डॉक्टर को घूरा जैसे कह रहे हो मुझे सिखा मत। छोटा सा भूत पाउटिंग। डॉक्टर तुरंत वहां से ऐसे भाग जैसे उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए गए हो। आदित्य ने चाहत को देखते हुए बोला अब आप कैसी है बच्चा। चाहत ने उनसे कहा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। पाउटिंग। आदित्य चाहत के पास आया, उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपना चेहरा चाहत की चेहरा एकदम करीब लाके उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगा, चुंबन का चिन्ह। चाहत अपना सर इधर उधर करने लगी पर अफसोस वो कर नहीं पा रही थी।
क्योंकि आदित्य ने चाहत के चेहरे को अपने चेहरे से थोड़ा दबाया हुआ था। दिल किस करते वक्त आदित्य ने चाहत की चोटों का ध्यान रखा हुआ था। वो कभी चाहत के ऊपरी लिप्स को किस करता तो कभी नीचे लिप्स शक करता। आदित्य किस करते हुए एकदम से खो गया था। आदित्य का सलाइवा चाहत के पूरे होठों को भिगो दिया था, चुंबन का चिन्ह। आदित्य का जब मन भर गया तो चाहत के ऊपर से उठा और बोल, मेरी बातों को इग्नोर करने की यह छोटी सी पनिशमेंट थी, अगर ठीक होती तो बताता। विंकिंग फेस, दिल स्माइल विद हॉर्न्स, और फिर चाहत के होठों को साफ किया। अद्विक चाहत के पास आया और बोला, जान अभी मेरी बारी है, मैं भी अपना हक तुमसे लेना चाहता हूं, पर अभी के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। स्माइल विद हॉर्न्स, दिल। वही चाहत उन्हें गुस्से से घूर रही थी, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। चाहत ने उस तरफ देखा तो उसका पूरा परिवार आया हुआ था। चाहत की मां ने बोला, बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? पर चाहत ने उनकी बातों को इग्नोर कर अधिक से कहा, भाई हम कब यहां से जाएंगे, हमें यहां अच्छा नहीं लग रहा है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अपनी बातों को नजरअंदाज होता देख अर्चना जी के दिल में दर्द सा उठा। वही हाल चाहत के पापा और रुद्र, रेहान और अतुल का भी था। राही को यहाँ ये सब बोरियत लग रही थी, पर क्या करे, अच्छाई का भी ढोंग करना था। अधिक ने चाहत से कहा, सोना अभी तुम्हें 4 दिन तक यही रहना है। इतना सुनना था कि चाहत की आंखें बाहर आने को हुई। चाहत जोर से चिल्लाई नहीं। चाहत के माँ बाप को छोड़कर सभी चाहत को हैरान होकर देख रहे थे। क्या ये वही है जो मॉल में सबको बेहरमी से मार रही थी? फ्लश्ड। तभी अद्विक ने कहा, जान आप जितनी जल्दी से ठीक होगी उतनी ही जल्दी आपको इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा। चाहत ये सुनकर गुस्से से बोली, देखिए मिस्टर राठौर, मैं आपकी जानू, बाबू, सोना, कलछूल, पवना, भगवना नहीं हूं, समझे आप? पाउटिंग। हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो अपनी ये झूठी हमदर्दी मुझसे ना करे तो बेहतर है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। तभी राही अच्छाई की मूरत बनते हुए बोली, चाहत आप अद्विक जी से ऐसी बदतमीजी से बात ना करें, अद्विक जी तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। कोल्ड स्वेट। तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? इतना कहकर राही अद्विक की तरफ देखने लगी, जैसे बोल रही हो, देखो मैं कितनी समझदार हूं। ग्रेन। चाहत को राही की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलने वाली होती है कि तभी अद्विक राही के बात को इग्नोर करते हुए बोला, बच्चा मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जल्दी से ठीक हो जाए तो हम जल्द से जल्द आपको इस अस्पताल से डिस्चार्ज करा देंगे। क्या आपको इस अस्पताल से जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होना? बोलो, दिल। ये सब सुनते ही चाहत चुप हो गई। वो भी तो इस हॉस्पिटल से जल्द निकलना चाहती थी। तभी नज अंदर आई और सर झुका के बोली, सर मैडम के दावा का वक्त हो गया है। चाहत ने दावा ली और कुछ ही देर में दावा के असर से गहरी नींद में चली गई। चाहत के सो जाने के बाद सब एक एक करके बाहर निकल गए। सबके बाहर निकालने के बाद अद्विक ने राही से कहा, हे यू इधर आओ। राही ने जैसे ही सुना कि उसे अद्विक बुला रहा है तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ग्रिन। उसने सोचा जो उसने अभी चाहत को कहा उसके लिए शायद थैंक यू या फिर कुछ और कहना चाहते हो। राही पास गई और बोली, अद्विक आपने मुझे बुलाया? अद्विक ने उसे एक नजर देखा और बोला, पहली बात तो ये कि मेरा नाम केवल मेरी जान और मेरे करीबी लोगों ही बुला सकते हैं। बाहरी लोग के लिए मैं मिस्टर राठौड़ हूं, तो आज के बाद मुझे मेरे नाम से बुलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, छोटा सा भूत। पाउटिंग। और दूसरी बात ये कि अगर मेरी जान से कभी बदतमीजी से बात की तो तुम्हारी जबान काटकर अपने कुत्ते को खिला दूंगा, समझ गई? या कोई दूसरा तरीका अपनाओ। पाउटिंग। इतना कहकर अद्विक वहां से चला गया। राही आंखें फाड़े अद्विक को जाते हुए देखते रह गई। अद्विक की कही हुई बातें को सोचकर राही के दिल में चाहत के लिए और नफरत बढ़ गई। पाउटिंग। उसने अपने मन में कहा, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है चाहत, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। यह कहकर राही मन ही मन पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। स्माइल विद हॉर्न्स। अब वक्त ही बताएगा कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। चाहत को अस्पताल में रहते हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए थे। इन 20 दिनों में अद्विक और आदित्य ने चाहत का बहुत ख्याल रखा था। जबरदस्ती से ही सही चाहत के घाव 90% तक रिकवर हो चुके थे। दिल आज चाहत को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। चाहत को लेने अधिक और कशिश आए हुए थे। नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।